Hello, good morning, student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do chapter number 5, class B, second year, consumption function and its determination. आज हम करेंगे कंजप्शन फंक्शन। ये भाई वीडियो में जो दिख रहा है मेरा नंबर है, आप इसको जो है सेव कर लीजिएगा और व्हाट्सएप पर आप मेरे को लिंक भेज सकते हैं जो भी आपको चैप्टर करना है। BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, MA, जो भी टॉपिक आपको करना है आप मुझे भेज दीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, 9560045954 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इसके साथ आप इस पर जो है लिंक भेज सकते हैं और चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है कोई चैप्टर तो आप भी लिंक भेज सकते हैं, मैं आपको करवा दूँगी। बस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देन ये कंजप्शन फंक्शन है भाई, चैप्टर नंबर 5। टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 5, क्लास B सेकेंड ईयर रहेगी। तो देखते हैं कंजप्शन और उसकी डिटर्मिनेंट क्या है। कंजप्शन क्या है? कंजप्शन एक आम भाषा में हम यूज़ करते हैं कि भाई जो हम उपभोग करते हैं अपनी आय में से, जो हम उपभोग करते हैं वो हमारा क्या करता है, कंजप्शन। मान लीजिए हमारी 3000 रुपीज़ हमारी इनकम है और उसमें से हम 2000 खर्च कर देते हैं किसी कोई भी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो वो क्या चीज़ कहलाती है, हमारी कंजप्शन कहलाती है। तो अकॉर्डिंग टू केन्स कुल मांग उपभोग व निवेश पर निर्भर करता है। डिमांड किस पर डिपेंड करती है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट पर। उपभोग से हमारा अभिप्राय वो है कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग पर किए जाने कुल व्यय से राष्ट्रीय आय में से लोग अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं सेवाओं को खरीदने के लिए जो राशि खर्च करते हैं वो हमारा कुल उपभोग व्यय कहलाता है। मान लीजिए वही एग्जांपल दे रहा है कि आपकी 5000 करोड़ रुपए इनकम है, तो 4000 उसमें से उपभोग कर देते हो वस्तुओं सेवाओं को खरीदने के लिए, यानी कि अपनी ज़रूरतों को सेटिस्फेक्शन करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, हमारा उपभोग कहलाता है। इसलिए कहता है केन्स जो कहता है कि किसी अर्थव्यवस्था का कुल उपभोग मुख्य रूप से उसकी आय पर निर्भर करता है और जो है इसलिए इसको हम उपभोग और आय का फलन कहते हैं। इनकी अपनी इनकम के अकॉर्डिंग कोई भी उपभोग करता है, इसका मतलब ये। तो देखिए व्हाट इज़ कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन है क्या? कंजप्शन फंक्शन तो वही अभी कुल उपभोग फलन जो है कुल उपभोग व्यय और राष्ट्रीय आय के संबंध को प्रकट करता है। लॉर्ड केन्ज ने जो अपनी उपभोग फलन के लिए उपभोग प्रवृत्ति शब्द का जो है यूज़ किया है, उन्होंने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम शब्द का यूज़ किया है इस तालिका को शो करने के लिए। C/Y से हम इसको डिनोट करते हैं। आय के विभिन्न स्तरों पर किस तरह से हम जो है उपभोग करते हैं। मान लिया हमारी आय है 5000 तो उपभोग करेंगे 4000। हमारी आय है तो 2000 तो हम करेंगे 1000 और इसको आप करोड़ों में लिख सकते हैं या 1000 में ले सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के जो हमारा कंजप्शन है किसका फंक्शन है भाई, आय का फंक्शन है। कंजप्शन इज इक्वल टू फंक्शंस ऑफ वाई। तो इसके लिए एक टेबल दी हुई है, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं हम। डेफिनेशन तो चलो एक आधी कर लेते हैं। ब्रूमैन के अकॉर्डिंग देखिए उपभोग फलन यह बताता है कि उपभोक्ता आय के प्रत्येक स्तर पर उपभोग पदार्थों पर कितना खर्च करना होगा। वह अनुसूची जो उपभोग का प्रयोग योग्य आय से संबंधित करती है और उपभोग प्रवृत्ति उपभोग फलन कहलाती है। कंजप्शन फंक्शन शो व्हाट एक्सपेंडिचर कंज्यूमर विल विच टू मेक एंड कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज टू ईच पॉसिबल लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि आपका जो कितना आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है पॉसिबल होता है कि आप कितना उपभोग करेंगे। ठीक है, ये देखो एक्सप्लेनेशन दी हुई है। आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग की विभिन्न मात्राओं को प्रकट किया हुआ है जो कि अनुसूची उपभोग प्रवृत्ति कही जाती है। A schedule showing the various amount of consumptions which correspond of different level of income is the schedule of propensity to consume, which for the sake of brevity is referred to simply as propensity to consume। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी देखिए इनकम दी हुई है, इसमें 0 है पहले, तो हमारा कंजप्शन 10 है और सेविंग हमारी नेगेटिव में है, यानी कि इनकम 0 होगी तब भी जो है कुछ ना कुछ तो जो हम उपभोग करते ही हैं, यानी कि किसी से उधार लेके करेंगे तो उसमें हम क्या हो जाएंगे, सेविंग हमारी नेगेटिव में जाएगी। वो मैं आपको भी डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगी। तो देखो ये इनकम है, इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है उपभोग भी हमारा वैसे वैसे बढ़ रहा है, लेकिन इनकम से जो है उपभोग कम बढ़ता है क्योंकि कुछ ना कुछ तो हम सेविंग भी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन था अभी कंजप्शन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो हमारी टेबल थी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप देखो ये चीज़ डायग्राम में दिखाई हुई है। ये हमारी एग्रीगेट, ये हमारी सी लाइन जो सबसे पहले देखिए वाई एक्सिस पर हमने लिया हुआ है वही इनकम, सॉरी एक्स एक्सिस पर इनकम लिया हुआ, वाई पर हमने कंजप्शन और सेविंग लिया हुआ है। ठीक है, अब देखो
ये जो 0 पॉइंट है यहाँ पर हमारी ज़ीरो इनकम है, तो हमारी सेविंग यहाँ पर है एम पॉइंट तक है, ज़ीरो है, ठीक है। और जब हम देखो कंजप्शंस हमारा जो है एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड जैसे बढ़ती है हमारी, कंजप्शन भी हमारी बढ़ने लग जाती है, ठीक है। ये हमारी कंजप्शन लाइन है, ये हमारी सेविंग लाइन है। एम पॉइंट से नीचे जो है सेविंग हमारी नेगेटिव कहलाती है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब हमारी कंजप्शंस जब हमारी देखो ज़ीरो थी, तो सॉरी इनकम हमारी जब ज़ीरो थी तो हमारा कंजप्शंस भी क्या था, 10 रुपीज़ था, ठीक है। और हमारी सेविंग क्या थी, नेगेटिव में थी, ठीक है। तो अगर हम कंजप्शन इनकम अगर हमारी कम होती है तो तब भी हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उपभोग करते हैं, लेकिन कम करते हैं। तो इसलिए हमारी सेविंग जो है वो नेगेटिव में चली जाती है, यानी कि ज़ीरो से नीचे गई हुई है, -10 गई हुई है, ठीक है। ये हमारा जो है ये सेविंग लाइन को शो करता है। तो ये हमारी कंजप्शन लाइन है। कंजप्शन जैसे जैसे बढ़ती है, एग्रीगेट सप्लाई जैसे जैसे बढ़ेगी, ठीक है, तो वैसे वैसे हमारी यानी कि इनकम जैसे जैसे हमारी बढ़ेगी, इनकम देखो बढ़नी शुरू हो गई, तो हमारा कंजप्शंस भी बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये इस पॉइंट पर दोनों पी पॉइंट पर जो है दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि सेम हो जाती है दोनों, जितनी हमारी इनकम है उतनी हमारी जो है कंजप्शंस है, तो दोनों पॉइंट इक्वल हैं। और एम पॉइंट पर देखो ये हमारी इतनी किसको डिनोट करता है भाई, एम पॉइंट पर एम पॉइंट पर हमारे बचत कर्व को डिनोट करता है ये एस कर्व, ठीक है। तो उसके नीचे जो एम पॉइंट के नीचे जो हमारी सेविंग जो है नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है, यहाँ तक तो पॉजिटिव है एम पॉइंट तक, उसके बाद नीचे जो है नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है। अब देखो इसने कहा है कि बी बिंदु पर आय उपभोग बराबर है, ठीक है, आय इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर हैं, और हमारी इसलिए बचत कर्व जो ओ एक्स एम बिंदु पर छूती है, ये एम बिंदु पर छूती है, इनकी बचत हमारी इस टाइम ज़ीरो है, बचत नहीं है, नेगेटिव में नहीं है लेकिन ज़ीरो है, ठीक है। उसके बाद पी कर्व की बाईं ओर उपभोग कर सी सी और कुल ऊपर ए सी कर्व ऊपर से प्रकट होता है कि उपभोग व्यय जो है आय से अधिक है, इसलिए बचत जो है ऋणात्मक है। यही कारण है कि बचत एस एस कर्व के ओ एम स्तर से पहले ओ एक्स के नीचे है, ठीक है। तो बचत का एस एम भाग जो है ऋणात्मक भाग को प्रकट करता है, और बिंदु दाई और सी सी उपभोग कर और ए सी के ए एस के नीचे है, ठीक है। ये देखो ये वाला है ना, ए एस के नीचे पॉइंट है ये हमारा। इससे क्या शो होता है कि उपभोग व्यय जो है आय से कम है, इसलिए हमारी बचत पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ तक पॉजिटिव है ना एम पॉइंट तक, लेकिन इसके बाद जब हमारा उपभोग ज़्यादा हो जाता है और इनकम कम हो जाती है तो क्या होता है, बचत हमारी नेगेटिव में चली जाती है, ठीक है। ओके, ये पॉइंट था इसमें समझने का। सी हमारा कंजप्शंस कर्व है, और ओ ए एस हमारा जो ये हमारी इनकम लाइन है, ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई जो देख यहाँ पर हमारी इनकम और कंजप्शन दोनों इक्वल हैं, ठीक है। और हमारी जो है इन उपभोग जो है कम है आय से, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हम एम पॉइंट पर हमारा जो बचत जो हमारा कर्व है बजट लाइन है पॉजिटिव है, लेकिन उसके बाद जो है हमारी जब इनकम से ज़्यादा उपभोग होता है तो हमारी जो है सेविंग नेगेटिव में चली जाती है, ठीक है। इस पॉइंट के नीचे जो है सेविंग हमारी नेगेटिव में चली जाती है, ओके। तो ये शो यही करता है कि जैसे जैसे हमारी कंजप्शन बढ़ता है, इनकम बढ़ती है, कंजप्शन भी बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, ओके। तो ये थे हमारे भाई कंजप्शंस और इनकम में रिलेशनशिप। उसके बाद देखिए ये हमारा ये वही लाइन है भाई, एमपीसी को शो कर रहा है, एमपीसी इज़ कांस्टेंट है, इसमें एपीसी इज़ कांस्टेंट, एपीसी बराबर होती है, तो इसमें दोनों चीज़ इक्वली बढ़ रही हैं। उसके बाद देखिए मैं आपको इम्पोर्टेंट जो इसमें है वो करवा देती हूँ भाई, ठीक है। ये देखो ये है आपका इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसमें बताया हुआ है कि एपीसी कैसे निकालते हैं और एमपीसी कैसे निकालते हैं। एपीसी हमारी कैसे निकलेगी, औसत उपभोग प्रवृत्ति हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो एपीसी निकालने के लिए हमें C/Y का फॉर्मूला जो है अपनाना पड़ेगा। टेबल देखिए इससे जल्दी समझ में आएगा आपको। इनकम हमारी इतनी है और कंजप्शन एक्सपेंडिचर इतना है, तो एपीसी कैसे निकालेंगे, C/Y। तो सी हमारा कंजप्शन 80 है और इनकम हमारी 100 है, तो C/Y करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। और इसमें भी 120/200 यानी कि 120/200, तो इसको काटो 2 पे 6 कट जाएगा तो 0.6 हमारा इसमें एपीसी आ जाएगा, ठीक है। एपीसी ऐसे निकालते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कैसे निकालते हैं, एमपीसी कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये टेबल देखिए आप, ये एमपीसी के लिए दी हुई है। एमपीसी इज इक्वल टू जो हमारा कंजप्शन में चेंज होता है और जो हमारा इनकम में चेंज होता है, ठीक है।
चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम। अब देखिए MPC इज इक्वल टू चेंज कंजप्शन और चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 40/100 0.4 जो हमारी आ गई। अब टेबल से आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। ये टेबल देखिए, इनकम देखो कितनी दी हुई है, 100 से 200 हो जाती है पहले, 200 से 300 हो जाती है। अब हमें चेंज वाई निकालना है, तो वाई कैसे निकालेंगे, तो 100 में से 200 में से 100 माइनस कर देंगे तो हमारी कितनी आ गई, चेंज जो है 100 रुपीज़ का चेंज हुआ है इसमें, ठीक है। 100 रुपीज़ हमारी इंक्रीमेंट हो रही है इनकम, तो चेंज वाई आ गया। अब कंजप्शन के देखो कैसे चेंज होता है, जब हमारी इनकम चेंज होगी तो कंजप्शन भी चेंज होगा, अभी मैंने आपको बताया था। तो कंजप्शन में किस तरह चेंज होगा, अभी 80 है, 120 हो गया तो कितना चेंज आया 40 का, तो ठीक है। तो चेंज सी अपॉन में चेंज वाई, तो चेंज वाई हमारा 100 था ये रहा, और चेंज सी हमारा 40 था, तो इसमें देखो ये काट देंगे 0.4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा APC और MPC कैसे निकाला वो मैंने आपको बता दिया है। तो भी जो इसमें चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट था ये इसमें डायग्राम में वही दिखाया हुआ है अभी, जो इसमें चेंज हुआ 80 से 120, तो चेंज कितना हुआ 40, और इसमें देखो ये MPC निकालेंगे तो चेंज सी अपॉन में चेंज वाई, और जो इनकम है 100 से 200 हो जाती है, तो हमारा ये 100 रुपीज़ का चेंज होता है वो नीचे ले लेंगे हम। तो कंजप्शन में 40 का हुआ और ये हमारा 100, तो इसको हम डायग्राम के थ्रू इस तरह दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखो ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन जो इसमें दिख रही है, तो ये देखो एरो करके बताया भी हुआ इन्होंने, तो ये हमारा चेंज सी और ये हमारा चेंज वाई है, ठीक है। तो इसको डायग्राम के थ्रू हम ऐसे बना सकते हैं, 0.4 हमारी जो ये आ जाएगी MPC, ठीक है। APC और MPC दोनों का आपको पता लगे क्या होता है, ओके। ये कह रहा है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है घनात्मक होती है। इसका अभिप्राय है कि आय के बढ़ने पर उपभोग व्यय अवश्य बढ़ता है और संभव नहीं है कि आय के बढ़ने पर उपभोग आय कम हो जाए, क्योंकि अगर हम इनकम नहीं बढ़ती तो ज़रूरतें हम अपनी जब भी पूरी करते हैं तो AMPC हमेशा क्या होती है, घनात्मक होती है। ये 0 से अधिक और इकाई से कम हो सकती है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई MPC जो है 0 से कम और इकाई से अधिक होती है, ठीक है। ये देखो ये दिखाया हुआ आपने, हाँ इसने कह रहे सीमांत उपभोग वृद्धि 0 से अधिक और 1 से कम होती है। आय के बढ़ने पर उपभोग में जो है कुछ मात्रा में वृद्धि अवश्य होती है, और लेकिन आय में वृद्धि का एक भाग ही उपभोग पर हम व्यय करते हैं। सारी आय जो है हम अपनी टोटल इनकम कभी भी खर्च नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ हम अपने पास रखते हैं, इसलिए सीमांत उपभोग वृद्धि 1 से कम रहती है, और इस प्रकार हम कहते हैं, और 0 से अधिक होती है, ठीक है। 0 से अधिक होती है और 1 से कम, ओके। ये क्वेश्चन आता है यूँ का यूँ, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0 से अधिक यानी कि 0 से अधिक और 1 से कम होती है। इसका यही रीज़न है कि भी हम कोई भी जो है अपनी सारी इनकम कभी भी खर्च नहीं करते हैं, तो ठीक है, इसमें भी इम्पोर्टेंट था। फिर कह रहा है कि धनी वर्ग की जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है। सीमांत उपभोग धनी वर्ग की क्यों होती है, क्योंकि जो निर्धन वर्ग है वो ज़्यादा सेविंग करता है, लेकिन पुअर पर्सन क्या करते हैं, जितना कमाते हैं उतना खाते हैं, ठीक है, इसलिए उनकी सीमांत प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। उसके बाद स्थिर सीमांत प्रवृत्ति दीर्घकालीन में जो है हमारी उपभोग प्रवृत्ति स्थिर हो जाती है, क्योंकि आय में परिवर्तन पर उपभोग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता रहता है। दीर्घकाल में क्या है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हम अपना कंजप्शन थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर चलते हैं। उसके बाद कह रहा था घटती सीमांत प्रवृत्ति कैसी होती है। अल्पकालीन सीमांत प्रवृत्ति आय के बढ़ने के साथ साथ घटती है, और इसका अभिप्राय कि अल्पकाल में आय जितने अनुपात में वृद्धि होगी उपभोग व्यय में हम उसके अनुसार में कम करेंगे, ठीक है। जब हमारे पास ये होता है कि भी थोड़ा सा हमारी इनकम कम हो सकती है तो हम उस तरह से ही जो है कम करते हैं। असामान्य परिस्थिति सीमांत प्रवृत्ति, अच्छा ये कोई वो नहीं है, तो भाई मैं आपको 1-2 पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ कौन से हैं, ठीक है। ड्यूसनबरी का और एक जो है इसमें हम आपको मैं बता देती हूँ, ठीक है। 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट है ये भाई। ये ड्यूसनबरी की हाइपोथेसिस है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ड्यूसनबरी ने अपनी पुस्तक में जो है इनकम सेविंग थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में इसको कहा है कि आय बचत और उपभोग में क्या रिलेशनशिप पाया जाता है। क्या कह रहा है कि जो वर्तमान है उपभोग जो हमारा भूतकालीन रहन सहन पर भी जो है इफेक्ट डालता है। कैसे डालता है, इसके अकॉर्डिंग जो वर्तमान उपभोग केवल वर्तमान समय की आय पर ही निर्भर नहीं करता, जो हमारी
पहले हमने सेविंग कर रखी हैं, पुरानी सेविंग कर रखी हैं, ठीक है। अगर हम आज अपना खर्च करें तो हमारे पास जो बाप दादा की ज़मीन है या जो उन्होंने जमा की हुई कैपिटल, इनकी इन्वेस्टमेंट जो की हुई हमारे लिए, तो हमारे काम आती है। मान लीजिए उन्होंने हमारे लिए घर वर बना के रखा है, तो आज हमें नीड नहीं पड़ेगी कि हम ज़्यादा घर बनाने पर जोर लगाएं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो हमारा प्रेजेंट है वो हमारा कहीं ना कहीं फ्यूचर जो है, पास्ट जो हमारा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कैसा रहा है, भूतकालीन रहन सहन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये कह रहा है। उसके बाद हमारा जो है प्रदर्शन इफेक्ट है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इसको बोलते हैं हम। ये कई बार पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना भाई, डिक्शनरी हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इफेक्टिव क्या होता है कि कई बार क्या होता है, धनी वर्ग के देखा देखी लोग, निर्धन लोग भी क्या सोचते हैं, चलो भी हम भी अपनी आय थोड़ा सा शान बनाए रखने के लिए नई नई वस्तुएं खरीदना आरंभ कर देते हैं, ठीक है। तो उपभोग प्रवृत्ति पर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी पड़ता है। उसके बाद जो कीन्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है इसमें, कीन्स फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजप्शन का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम जो है, ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार आ चुका है। कीन्स का उपभोग आधारभूत नियम, कीन्स फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजप्शन। तो इसका फंक्शन क्या है? इस नियम के अकॉर्डिंग जो हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारा उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन उपभोग में वृद्धि जो हमारी आय में होने वाली वृद्धि से कम होती है। समाज की मनोवैज्ञानिक उपभोग प्रवृत्ति इस प्रकार की, जो कुल वास्तविक आय में हमारी वृद्धि होती है और कुल उपभोग में वृद्धि होती है, परंतु इतने नहीं होती जितनी हमारी इनकम में वृद्धि होती है, ठीक है भाई। तो मैंने आपको जो फुल चैप्टर जो आपको कम करवा दिया है, ये केंज का था और ये हमारा डिक्शनरी का था। तो चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो मैंने आपको अपना नंबर बताया है उस पर आप मेरे साथ व्हाट्सएप के साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपकी जो इसमें वीडियो बनाती हूँ मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो 9560045954 मेरा नंबर है, आप इसके साथ जुड़िए, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी सब्सक्राइब आप ज़रूर बढ़ाइएगा, कम से कम 500 तो कर दीजिए। 1000 तक का आंकड़ा क्रॉस करना है अभी एक बार, तो फिर उसके बाद जो है, और मैं आपको लाइव आकर भी पढ़ा सकती हूँ। अगर कुछ आपको लाइव पढ़ना है तो मेरे पास आप नोटिस भेज देगा, मैं आपको वो चैप्टर आकर लाइव जो आकर जो है करवा दूँगी, ठीक है। बस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जल्दी से जल्दी, और मेरे नंबर मैंने आपको बता दिया है, उस नंबर पर आप मेरे पास जो है व्हाट्सएप के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।